सदन के समस्त माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय सदन में उपस्थित हो रहे हैं। सदन के समस्त माननीय सदस्यगण, मैं सदन का अध्यक्ष होने के नाते आज दिनांक 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार को नवगठित सरकार के युवा संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होता है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य संसद की कार्यवाही में लोकहित एवं सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिस सुहाना जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचित हुई हैं, वे अपनी शपथ ग्रहण करें। आप शपथ किस भाषा में लेना चाहेंगे? हिंदी। मैं सुहाना ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की एकता, अखंडता और संविधान की मर्यादा की रक्षा करूंगी। मैं अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी, निष्पक्षता और पूरे समर्पण के साथ करूंगी और मैं अपने क्षेत्र के विकास और जनहित के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगी। नेता लोकसभा सीट से निर्वाचित हुई हैं, वे अपनी शपथ ग्रहण करें। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहोगे? मैं राधिका ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की एकता, अखंडता और संविधान की मर्यादा की रक्षा करूंगी। मैं अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ करूंगी। मैं अपने क्षेत्र के विकास और जनहित के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगी। गणों का परिचय पूरे सदन से कराएं। अपने नए मंत्रियों का परिचय सदन से कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। सभी मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्र में 100% वोट प्रक्रिया में भाग लेकर देश की सेवा करने के लिए तत्पर है। अब मैं अपने सभी मंत्रियों का परिचय सदन से कराना चाहती हूँ। सुश्री लवली रानी गृह मंत्री, श्री मोहम्मद जगी रक्षा मंत्री, सुश्री दिया सिंह वित्त मंत्री, श्रीमती मरुजी विदेश मंत्री, सुश्री प्रियंका जी शिक्षा मंत्री। धन्यवाद। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से प्रारंभ की जाती है। अब लोकहित के मुद्दों पर प्रश्नकाल शुरू करें। प्रश्नकाल संख्या 101, श्री अमन सागर। नमस्कार अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान से हमारे हाल ही में संबंध कुछ खासा अच्छे नहीं रहे हैं। आज से 6 महीने पहले हमारे देश में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें हमारे कई आम नागरिकों सहित कई जवानों की भी जान गई। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिक्के के दूसरे पहलू को मैं अपनी कविता के माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। ईंट ईंट पत्थर पत्थर कर, जीवन की मेहनत से बना था घर, युद्ध हुआ राजधानी से युद्ध देखने वालों की भला रुकती होगी क्या कभी कमाई, किसने चुकाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ये सरकार से जानना चाहते हैं कि युद्ध में जान गंवाने वाले हमारे वीर सिपाही और जो आम नागरिक थे, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। रक्षा मंत्री मोहम्मद जकी। नमस्कार अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह स्पष्ट कराना चाहता हूं कि हमारे ऐसे सैनिक जो युद्ध में शहीद हो गए हैं, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए सरकार ने अनेकों सुविधाएं दी हैं, जिसमें से कि पहली सुविधा उन्हें यह मिलती है कि शहीद के परिवार में से किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में अवसर दिया जाएगा और उनके बच्चों के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी।
और ऐसे सैनिक जो युद्ध में शहीद हो गए हैं उनके मासिक वेतन का 60% उनकी विधवाओं को पेंशन के रूप में दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। प्रश्न संख्या 120 श्री सुमंत यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से एक सीधी बात पूछना चाहता हूँ, क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा भी अब जुगलों के भरोसे चलेगी? वह कॉरिडोर जिसे पूरा देश चिकन नेक के नाम से जानता है, आज वहाँ चीन प्रतिदिन अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और पाकिस्तान अपनी हरकतें, लेकिन यह सरकार तो यह मानकर बैठी है कि सीमा पर सब चंगा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का रवैया देखकर लगता है कि सरकार इतिहास को भूल चुकी है, लेकिन इतिहास भूलकर नहीं, इतिहास दोहराता है और इतिहास जब दोहराएगा तो इस बार जवाब देने के लिए भारत का उत्तर पूर्वी भाग वहां खड़ा होगा। जब देश की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी होती है तो उसका जवाब, उसकी कीमत देश को चुकाना पड़ता है, नेताओं को नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष सरकार से पूछना चाहता है, क्या सरकार सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए इनकी कोई असल तैयारी भी है या फिर सिर्फ भाषणों की तैयारी है? क्योंकि देश को बयान नहीं चाहिए, देश को सुरक्षा चाहिए। अगर सरकार हमें यह विश्वास दिला सकती है कि अगर देश पर कल कोई खतरा पैदा होता है तो ये सरकार उसकी सुरक्षा करेगी, क्योंकि देश पहले भी अपने बहुत से भूभाग को खो चुका है। वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा, जिससे हमारा पूरा उत्तर पूर्वी भाग हमसे जुड़ा है, चीन वहां की गतिविधियां बढ़ा रहा है, अगर उस पर कुछ भी आंच आती है तो ये सरकार उसका जवाब देगी। प्रधानमंत्री शीतल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष को ये बताना चाहती हूँ कि हम सरकार की सिलीगुड़ी कॉरिडोर की गतिविधियों पर पूरी निगरानी है। हमारे डिफेंस सिस्टम जैसे कि सुरंग, पुल, सड़क, इन पर भी निगरानी 24 घंटे रखी जा रही है। बात रही चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर, तो उन पर भी हमारी कड़ी नजर है। आज का भारत ना तो सुरक्षित है और ना ही असुरक्षित है और ना ही कमजोर। हम भारत की सुरक्षा और एकता को लेकर उस पर कोई भी खतरा नहीं आने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर इतने लंबे चौड़े बयान देने पर हम किस प्रकार भरोसा कर सकते हैं? वर्तमान समय में दिल्ली में हुए ब्लास्ट, जब देश का केंद्र ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमारा उत्तरी पूर्वी भाग सुरक्षित है? माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष सिर्फ केवल भ्रम और डर फैला रहा है। सरकार जमीनी स्तर से आतंकवाद को निपटाने की कोशिश कर रही है। बात रही दिल्ली बम ब्लास्ट की, तो उसकी कार्रवाई कुछ स्तर पर की जा रही है। आप एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को पूरे सुरक्षा ढांचे के खिलाफ नाकामी नहीं बता सकते। शब्दों में आपकी सत्ता बड़ी पीर लगती है, पर सच पूछो जमीनी काम में क्यों कमजोर लगती है? प्रश्न संख्या 125 सुश्री मीनाक्षी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब भली भांति परिचित हैं कि युवा देश की आधारशिला होते हैं, युवा ही देश का भविष्य होते हैं, परंतु आज का युवा बॉर्डर से ज्यादा फांसी के फंदों पर झूले। आपके माध्यम से रक्षा मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि अग्निपथ में सेवानिवृत्त हुए सैनिक का भविष्य आखिर क्या होगा? रक्षा मंत्री मोहम्मद जकीर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह स्पष्ट कराना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत युवा 4 साल की अपनी सेवा देता है और सेवा निर्मित होने के बाद उसके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार ने कई प्रावधान दिए हैं, जिसमें कि उसका पहला प्रावधान यह आता है कि उसे 4 साल की सेवा निर्मित होने के बाद उसे 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे हो जाएगा। और जब कोई युवा सेना में अपने 4 साल देता है तो वह आर्थिक और मानसिक रूप से भी शक्तिशाली हो जाता है, जिससे उससे आने वाले अपने भविष्य में कोई भी तकलीफ या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जब 4 साल बाद अग्निवीर अपनी सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो जाएगा तो उसे पूर्ण सैनिक होने का दर्जा नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग का टाइम पीरियड भी कम होने के कारण वह पूरी तरीके से प्रशिक्षित भी नहीं होगा। यदि वे होमगार्ड की भर्ती में अप्लाई करेंगे तो उनमें ट्रेनिंग का टाइम कम होने के कारण वे अच्छी तरीके से प्रशिक्षित नहीं होंगे। होमगार्ड की भर्ती का पूरा मौका उन्हें कैसे मिलेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह स्पष्ट कराना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो उनकी चयन प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से सैनिक आर्मी चयन प्रक्रिया के द्वारा ही की जाती है, उसमें कोई रियायत या आरक्षण नहीं दिया जाता है। इसके माध्यम से अगर उन्हें आने वाले भविष्य में कोई भी होमगार्ड की प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया में भाग लेना है तो उन्हें उसके लिए अलग से आरक्षण दिया जाएगा, उनकी प्राथमिकता दी जाएगी।
गृह मंत्रालय के जो हमारे शस्त्र बल है जैसे कि ITBP, असम राइफल और SSB, उनमें उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। बात रही उनके 4 साल खराब होने की, तो उनका कोई 4 साल का कोई टाइम पीरियड खराब नहीं होगा, उन्हें बल्कि 5 साल का आरक्षण दिया जाएगा। शांत रहिए, बताइए, शांत रहिए। सदन के आगे की कार्यवाही 10 मिनट के बाद शुरू की जाएगी। उधर प्रश्न संख्या 135 सुश्री चंचल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से प्रश्न करना चाहूंगी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 को लागू हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन न तो किताबों का बोझ कम हुआ है, न ही स्किल बेस्ड एजुकेशन तकनीकी संरक्षण की गई है। क्या ये नई शिक्षा नीति फाइलों में ऊपर रह जाएगी या माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, आज यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो केवल शिक्षा नीति पर नहीं, हमारे देश के भविष्य पर सवाल है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, a policy is not successful when it's announced, it is successful when it's transformed into law। जहाँ तक विपक्ष महोदय का सवाल है कि क्या नई शिक्षा नीति फाइलों तक सीमित है या फिर वास्तव में बच्चों का जीवन परिवर्तित कर रही है, तो मैं इस पर पूरे विश्वास और तथ्यों के साथ कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कोई कागज पर बना दस्तावेज नहीं है, वो परिवर्तन की एक सशक्त क्रांति है। बैग के बोझों के कम होने की, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 20 से अधिक ऐसे राज्य हैं जहाँ के विद्यालयों में सप्ताह के 1 से 2 दिन बैकलेस डे होते हैं। 2023 के अनुसार जो पाठ्यक्रम लागू किया गया है उसका डिजाइन वैज्ञानिक तरीके से किया गया है, जिसमें आकार, वजन, सामग्री का ध्यान रखा गया है। एजुकेशन की बात, तो उसमें भी लगभग 14,500 से अधिक विद्यालय विकसित हो चुके हैं। ये आंकड़ा 2020 का है, 2024 में ये आंकड़ा 52,700 तक पहुंच चुका है। कई वोकेशनल कोर्स, AI, कोडिंग जैसे स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी सम्मिलित किए गए। क्षमा चाहूंगा उपसभापति महोदय, परंतु आज वर्तमान समय में इस सदन में विपक्ष को केवल इस नजरिए से देखा जाता है कि विपक्ष केवल आरोप लगा सकता है, लेकिन इनके द्वारा जो दिए गए बयान केवल भाषणों और समाचार पत्रों में अच्छे लगते हैं, परंतु धरातल पर कोई काम नहीं होता है इस प्रकार का। आपकी बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रश्न संख्या 155 श्री अमन सागर। नमस्कार डिप्टी स्पीकर महोदय। डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस सदन का ध्यान हमारे देश के पड़ोसी देशों से कैसे रिश्ते हैं इसके बारे में ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। पाकिस्तान की बात करें तो उससे हमारे रिश्ते ना अच्छे थे ना है, आगे की हमें उम्मीद खासा नहीं है। चाइना पर भले ही मित्रता का भाव रखता हो, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जब 1962 में हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे तो वो अपने देश में युद्ध की पृष्ठभूमि क्या कर रहा था। बांग्लादेश की प्रवृत्ति धीरे धीरे पाकिस्तान जैसी होती जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बाकी छोटे देश हमारे पड़ोसी बचे हैं उनसे हम ज्यादा की उम्मीद कर नहीं सकते। आपके माध्यम से मैं सरकार से प्रश्न करना चाहूंगा कि वो मध्य एशिया से अच्छे संबंध करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, सरकार इसका जवाब दे। हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह कहना चाहती हूँ कि हम कई महत्वपूर्ण योजना चला रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण चावल योजना है, जो एक त्रिपक्षीय समझौता है, जिसमें भारत, ईरान और अफगानिस्तान शामिल है। के द्वारा हम समुद्री परिवहन के द्वारा हम अपना ये समुद्री मार्ग से हम सामान ढुलाई करेंगे, जिससे हम भारत और मध्य एशिया के बीच रिश्ते और भी अधिक मजबूत होंगे। मध्य एशिया और भारत के रिश्ते मजबूत होने से रूस और यूरेशिया के बीच भी अधिक हमारा संपर्क मजबूत होगा। अब प्रश्नकाल की समय सीमा समाप्त हुई। आगे की कार्यवाही 10 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। सदन की कार्यवाही शून्यकाल से प्रारंभ की जाती है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते संसद का ध्यान लोकहित और राष्ट्रहित के मुद्दों पर आकर्षित करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से एक अत्यंत गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे प्रश्न करना चाहती हूँ कि हाल ही में दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट और पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और साथ ही साथ यह भी प्रमाणित कर दिया है कि आतंकवाद अब केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक नहीं बल्कि वह हमारे गाँव, हमारे कस्बे, हमारे शहरों की सरकार हमेशा कहती है आतंकवाद पुण्य शून्य सहनशीलता की बात करती है, परंतु इन हमलों ने हमारी सुरक्षा रणनीति पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। वो शून्य तैयारी जैसी स्थिति में नहीं बल्कि शून्य तैयारी की तरफ दिखाता है। अतः मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इन दोनों घटनाओं के संदर्भ में यह बताएगी कि हमारी खुफिया एजेंसियों की विफलता कहाँ रही और उनसे किस प्रकार की चूक हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं विपक्ष की इस बात पे मैं यह कहना चाहती हूँ कि तुम हमें बेजार मत समझना, हम महज बातें नहीं करते बल्कि हमने सीखा है अपनी गलतियों से सीखना। मैं इस अत्यंत संवेदनशील विचार का उत्तर देते हुए पूर्ण गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में हुए बम विस्फोट और पहलगाम हमले ने एक बार फिर हमें यह एहसास कराया है कि सुरक्षा के क्षेत्र में हमें निरंतर जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता है। इन घटनाओं के तुरंत बाद सरकार ने न केवल समीक्षा की है बल्कि कई महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं। सबसे पहले हमारी खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय और सुदृढ़ किया गया है। MAC मल्टी एजेंसी सेंटर की बैठकों की संख्या बढ़ा दी गई है। राज्य व केंद्र एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंट शेयरिंग की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमको तब महसूस हुआ जब इनकी सरकार बनी मानो दरबे में चूजे की बिल्ली पहरेदार बनी। नहीं घूम रहे होकर निर्भय बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़े बड़े वादे और ये भाषणबाजी आज से लगभग 10 से 11 साल पहले 14 फरवरी 2014 में हुए पहलगाम अटैक के बाद भी उठाए गए थे। हमें याद है कि किस प्रकार पुलवामा में हमारे CRPF के 40 जवान शहीद हुए। भारत उनकी शहीदी को कभी नहीं भूल पाएगा। माननीय गृह मंत्री द्वारा सभी पर ऐसे वादे किए गए थे कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की खुफिया एजेंसी और भी विकसित किए गए, परंतु इस सरकार ने आज तक ये जवाब नहीं दिया कि पुलवामा में 300 किलो RDF आया तो आया कैसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि उस समय पुलवामा में 300 किलो RDF आखिर कहाँ से आया था। यदि उस समय के बाद सुरक्षा रणनीति पर अच्छे कार्य किए गए होते तो अब से 6 महीने पहले हुए पहलगाम अटैक में हमारे 22 मासूम भारतीयों की जान नहीं जाती। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि पहलगाम जैसे सेंसिटिव एरिया में उस दिन कोई भी सुरक्षा बल आखिर तैनात क्यों नहीं था। अतः सरकार उन्हें बताए कि इन घटनाओं के बाद हमारे खुफिया तंत्र, हमारी आंतरिक सुरक्षा और आतंकवादी रोधी तंत्रों में क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त दिला दूं कि एंटी टेरर ग्रिड और ड्रोन निगरानी तकनीक को उन्नत किया जा रहा है ताकि गतिविधियों पर पूर्व अनुमान लगाया जा सके तथा आतंकवादियों पर पूरा नजर रखने के लिए भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए सरकार कोई समयबद्ध, समन्वित और तकनीक आधारित सुरक्षा नीति लागू कर रही है। यदि हाँ, तो विपक्ष इसका पूर्ण रूप से स्पष्ट उत्तर मांगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के इस प्रश्न का स्वागत करती हूँ क्योंकि ये वही सवाल है जिसका समाधान देना हमारी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता दोनों है। विपक्ष अक्सर यही सवाल पूछता है कि सरकार क्या कर रही है, तो मैं आज स्पष्ट करती हूँ कि सरकार केवल नीति नहीं बना रही बल्कि रिजल्ट भी दे रही है।